हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल द फीडियाज एकेडमी पे मैं कपिल शांडिल्य फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है वो अप टू द मार्क है और आप सेटिस्फाइड हैं, अपनी प्रिपरेशन पे लगे हुए हैं। ठीक है, कैसे भी कर रहे हैं, कहाँ से भी पढ़ रहे हैं, उससे मैटर नहीं करता। मेन चीज़ है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रिपरेशन नहीं रोकनी है, बिल्कुल रुकना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप सभी देखते हैं कि कंपटीशन तो बढ़ता ही जा रहा है। और कंपटीशन में आप ये देख लीजिए, मान लीजिए 1 लाख आदमी, 1 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम 40,000 तो पढ़ते ही होंगे। ठीक है, 50% तो लोग कोशिश करते हैं पढ़ने की। तो अगर आप एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो आप इन 40,000 से एक दिन पीछे हो जाते हैं। इसलिए आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, स्लो एंड स्टडी मतलब आप थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। स्लो एंड स्टडी विंस रेस, ये आपने देखा ही है, कछुए की कहानी और खरगोश की कहानी आपने देखी। तो डेली कंट्रीब्यूट कीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए, अपनी तैयारी में रोजाना जुड़िए। एक एक बूंद से अपना आपका सागर भर जाएगा। और अगर आप डेली पढ़ेंगे तो कोई भी आपको आपकी मैं इस चीज़ के लिए अश्योर करता हूँ कि अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, अपने लिए ईमानदार हैं, तो आपको हमेशा कामयाबी मिलेगी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इतना फिर कोई पढ़ेगा ही नहीं। आप रोजाना पढ़ रहे हो तो आप हाउस वाइफ भी हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप 2 से 3 घंटे निकाल पाते हो, 4 घंटे भी निकाल पाते हो, तो एक बड़ी बात होगी। अगर आप इतना रूटीन में पढ़ रहे हो तो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे कोई लास्ट में 8 घंटे पढ़े फिर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप विच पार्ट ऑफ क्वेश्चन से हम शुरू कर लेते हैं एक बार, फिर बाद में इस चीज को डिस्कस भी करेंगे। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा? संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 4, भाग 3, भाग 5 या भाग 2? तो इसका आंसर क्या होगा? मैग्ना कार्टा एक बहुत बड़ा वर्ड है। मैग्ना कार्टा एक ऐसी चीज को कहा जाता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। कुछ विशेष रियायत दी गई हुई चीजें, उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये ब्रिटिश से आया है। तो कोई विशेष रियायत जब मिलती है तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, आपने फरुख शेयर का नाम सुना होगा। फरुख शेयर एक मुगल सम्राट था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को, स्पेशली मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसको एक फरमान जारी किया था। और उस फरमान में उसने दीवानी दे दी थी, मतलब जो लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने के राइट हैं वो दे दिए थे बंगाल के। तो इस तरीके से वहां पर उसको ये दीवानी जब मिल गई थी, तो उस तरीके से ये रास्ता मिला था ब्रिटिश को। इसी तरीके से भारत के संविधान में भी एक भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें भारत के सिटीजन्स को बहुत कुछ मिला था। तो पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 5 या पार्ट 2 कौन सा हो सकता है? तो आप अपना आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर विल बी 3। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स वो दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो कुछ सिविल लिबर्टी दी गई है, जो लिबर्टीज ब्रिटिश काल में नहीं मिलती थी। लिबर्टी मतलब आप न्यायालय में नहीं जा सकते, न्याय का अधिकार नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, प्रेस में कुछ नहीं लिख सकते, आपके समाचार पत्र बंद कर दिए जाते थे। वो सारे अधिकार दिए गए हैं पार्ट 3 के अंदर, फंडामेंटल राइट्स, जिसे मूल अधिकार भी कहा जाता है। ये स्टार्टिंग में मूल अधिकार जो है वो 7 हुआ करते थे, लेकिन अब ये मूल अधिकार प्रेजेंट में 6 है। एक मूल अधिकार था जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, अब वो लीगल अधिकार है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 6 अधिकार इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द प्रोहिबिशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज बीन लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल के अंदर मानव तस्करी के बारे में, अनुच्छेद में प्रतिबंध लगाया गया है? आपके लिए बड़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे ऑप्शंस भी हैं, हर एक ऑप्शन को भी देखेंगे। तो मानव तस्करी, देखिए सबसे ज्यादा मानव की तस्करी किसकी होगी? आज के समाज में भी देखें तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन कौन सा होता है? वल्नरेबल सेक्शन जो हमेशा पीड़ित रहता है, एक तो महिलाएं होती हैं, क्योंकि वो दूसरों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी है। दूसरा, वो फिजिकली फिट भी हो जाए अगर उनको डाइट मिले तो। आपने देखा होगा दूसरे देशों में तो फिजिकली फिट होती है इसराइल की महिलाएं, बिल्कुल इंसानों, मतलब जो मेल होते हैं उनके जैसे कदकाठी वैसे शरीर होता है, क्योंकि खाते पीते अच्छे से, एक्सरसाइज करते हैं। और ब्रिटिश आर्मी में या फिर अमेरिकन आर्मी में भी आपको ऐसे चीजें मिल जाएंगी। अब भारत की आर्मी में भी ऐसा मिला होने लगा है, लेकिन फिर भी महिलाओं को और बच्चों को हमेशा वल्नरेबल माना जाता है। ठीक है, तो इन्हीं की तस्करी के बारे में निषेध किया गया है। एक आर्टिकल 23 है और एक आर्टिकल 24 है। तो आर्टिकल 23 ये शोषण के विरोध अधिकार है।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ये अधिकार की हम बात कर रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव तस्करी, निर्यात, मानव का तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल तरीके से उनको बेचना, वो बैन किया गया है आर्टिकल 23 के अंदर। और आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के जो चिल्ड्रंस हैं उनको हैजार्डस वर्क में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, दे कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन हैजार्डस वर्क, यानी कि खतरनाक जो रोजगार है उसके अंदर में उसको नहीं लगाया जाता। हैजार्डस जैसे कोयला वगैरह का काम है या ऐसे काम है, उसमें एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं दी जा सकती। वैसे भी 6 से 14 तो अब होगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारा एजुकेशन का राइट ही कहते देता है कि कंपलसरी है कि इनको एजुकेशन दी जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज नॉट बीन लेड डाउन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निर्धारित नहीं किया गया है? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज टू ओपन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए ये सारे ही हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब संगठन बनाने का अधिकार है, आप संगठन बना सकते हैं पीसफुली, आप असेंबल कर सकते हैं। ठीक है, पीसफुली असेंबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पर सभा कर सकते हैं, ये हो सकता है। कहीं पर भी आप जाकर रह सकते हैं, भारत में कहीं पर भी रह सकते हैं। ठीक है, यू कैन रिजाइड, कोई भी बिजनेस जो कि हमारा संविधान अलाउड करता है वो बिजनेस आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ बिजनेस होते हैं जैसे इलीगल ट्रैफिकिंग, वो बिजनेस नहीं काउंट करेंगे हम। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी थी हमने कर लिया, तो बिजनेस जो संविधान अलाउड करता है वही, वो काम आप कर सकते हैं। बस ये डी वाला है, ये इसके अंदर नहीं आता है, फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज। ये राइट अगेंस्ट, ये राइट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटीज जो दी गई हैं आर्टिकल 28 29 में, ये जो चीजें दी गई, सॉरी 29 और 30 में दी गई हैं, वहां पर ये काउंट होगा, यहाँ पर काउंट नहीं होगा। तो सही आंसर हमारा हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट रेफर टू व्हाट, मौलिक अधिकारों का स्वर्णिम चतुर्भुज, त्रिभुज किसे कहा जाता है? एक ट्रिकी क्वेश्चन हमने डाला, आप सभी को टाइम दिया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का गोल्डन ट्राइंगल कौन से आर्टिकल्स हैं, आप हमें बताइए। आपको टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए करने की कोशिश की गई क्योंकि ट्रिक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, बताइए कमेंट करके। चलिए, आप सभी ने कमेंट किया है तो अच्छा है, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है और लाइव क्लास नहीं दे पा रहे थे, इसी वजह से क्लास रुकी हुई थी। तो हम क्योंकि टाइम मुझे बहुत कंजेशन रहता है, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डेड क्लास एटलीस्ट रेगुलर रहे वो देने का मैंने सोचा है। रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाए और उसमें आपके साथ लाइव चैट में आके आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो सही आंसर हमारा होगा इसमें आर्टिकल 14 19 एंड 21, ये ही वो गोल्डन ट्राइंगल है। ठीक है, ये 32 नहीं होना है, 30 पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो देखे जाते हैं जिसमें बहुत कुछ दिया गया है हमें, तो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 40 क्या है, 14 क्या है, इसमें राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, आपको राइट इक्वालिटी का राइट दिया गया है, आप इक्वल हो, कानून के समान सामने बराबर हो, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। उसके बाद आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ पीसफुली असेंबलिंग, फ्रीडम ऑफ बिजनेस, ये सारी चीजें दी गई है। फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। आर्टिकल 21 के अंदर आपको दिया गया है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। और इसके अंदर 21 के अंदर अब संविधान संशोधन 86 जो हुआ उसके अंदर क्या दे दिया गया है, राइट टू एजुकेशन भी दे दिया गया है। तो ये सभी आर्टिकल हमने देख लिए। यहाँ पे कोई नया आर्टिकल नहीं है, एक आर्टिकल 32 है, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ये है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत इसमें दिया गया है कि अगर फंडामेंटल राइट्स, कोई भी फंडामेंटल राइट उसका उल्लंघन होता है, स्टेट उसका उल्लंघन कर देता है, राज्य उसका उल्लंघन कर देता है और जो पब्लिक है उनको ये इससे वंचित कर देता है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको ये इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट वो मिलेगा, मतलब डायरेक्ट आप जा सकते हैं, कहने का मतलब है। तो 5 तरह की रिट हैं, उन 5 रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करती है कि इनके अधिकारों की रक्षा की जाए, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर ए हो गया। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? कितनी तरह की रिट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की जाती है? एक बढ़िया क्वेश्चन है, अभी हमने कहा ही था। तो 6 नहीं है, 7 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, ठीक है। एक बार हम उनके बारे में थोड़ा सा हम बताने की कोशिश भी करते हैं। जो एक रिट है वो है हेबस कार्पस, दूसरी रिट है मंडामस, ठीक है। एक और रिट है प्रोहिबिशन, फिर है सर्टी, ठीक है। और इस तरीके से आपको क्यों वारंटो, ये टोटल 5 रिट है। हिबियस कॉर्पस क्या होता है कि अगर स्टेट ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी डिपार्टमेंट ने किसी आदमी को कंटेन कर लिया है, मतलब उसको कंटेनमेंट में रख लिया है या उसको डिटेन कर लिया है, एक तरह से डिटेन कर लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसको 24 घंटे के अंदर उसके सामने पेश करो, ठीक है। अगर वो इलीगल डिटेंशन है तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसको बॉडी को पेश करो, मतलब उस आदमी को ऐसा नहीं कि जी हमारे पास है, नहीं, उसको विद बॉडी हमारे पास पेश करो, इसलिए इसको कॉर्पस कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा है मंडामस, अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या कॉरपोरेशन का कोई संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा है और वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उसको आदेश परमादेश दिया जाता है, इसको हिंदी में परमादेश कहते हैं, कि भाई अपना काम करो, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसको करो। प्रोहिबिशन क्या होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट है और नीचे कोई लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट किसी ऐसे चीज पर फैसला देने की कोशिश कर रहा है जो कि इसके जुरिडिक्शन में नहीं आता, तो ऊपर हायर कोर्ट जो है वो इशू कर देती है प्रोहिबिशन कि आप इस पे काम मत कीजिए, ये हमारा मैटर है। और सर्टियोररी जो है वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें हाई कोर्ट, जो हायर कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट को कह देती है कि भाई आप इस पे काम मत कीजिए, ऑलरेडी हम इस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको उसकी चीजों को ट्रांसफर कर लेते हैं। क्यों वारंटो क्या होता है कि भाई किस अधिकार से, आप किस अधिकार से किसी पद पर बैठे हैं या किस अधिकार से आप यहाँ पर बैठ गए। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पद पर असंवैधानिक तरीके से बैठ गया है और आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि ये असंवैधानिक तरीके से बैठा है, तो इस तरीके से देखा जाएगा कि लीगल तरीके से पोस्टिंग हुई है, इलीगल तरीके से, तो ये क्यों वारंटो के तहत होता है। ये टोटल 5 रिट होती है। अब बात करते हैं, अच्छा तो थोड़ा सा हम आपको जिक्र करते हैं, अगर आप केवीएस पीआरटी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं हमारे, तो आपको वो लाइव है हमारी ऐप फीडियास एकेडमी ऐप पे जाके आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें आपकी सुविधा के अनुसार ईवीएस अलग से कर दी गई है, साइंस अलग से कर दिया गया है, और ईवीएस और साइंस ही जो लेना चाहते हैं उनके लिए अलग से कोर्स कर दिया गया है। और अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो कंप्लीट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको सारी चीज़ें दी जाएगी इसके अंदर, उसके अंदर लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है, ईवीएस नोट्स है, और सॉरी सभी चीज़ों के नोट्स हैं, ईवीएस साइंस और साइकोलॉजी के नोट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी आपके जो है वो ट्रायल हमने कंप्लीट कर दिया है। 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। डाउट सेशन की क्लासेस आपकी खासतौर से गूगल पे हम लाइव सेशन करते हैं बच्चों के साथ, साथ ही साथ आपकी यूट्यूब पे भी बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लासेस डाली जाती है ताकि आपके डाउट भी क्लियर हो जाए। तो आपको ये क्लासेस जो है अवेलेबल रहेंगी, 2 साल तक आप देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो डेमो क्लास वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और उसको पसंद करते हैं और आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको डीएसएसबी पीआरटी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में। अगर आप केवल पार्ट 2 की ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप पार्ट 1 अकेला पार्ट 1 टीजीटी पीजीटी के जैसे उनको पार्ट 1 तो कॉमन ही होता है, तो वो पार्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। और डीएसएसबी नर्सिंग के लिए खासतौर से पार्ट 1 हमने अवेलेबल करवा दिया है, जल्दी ही पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो आप सभी के लिए सभी चीज़ें हैं, ऑप्शंस है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप डेमो क्लास देखिए, आपको जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनसे बात कीजिए, वो आपको बता देंगे कि कैसी चीज़ें कराई जाएंगी, वैसे ही चीज़ें आपको डिलीवर होंगी। राइट टू एजुकेशन वाज एडिड एज द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एडिंग आर्टिकल व्हाट। तो राइट टू एजुकेशन डाला गया था भारत के संविधान के अंदर मौलिक अधिकार के रूप में, तो कौन सा आर्टिकल एक्स्ट्रा डाला गया था? तो आपको कंफ्यूज करते थे कि 22 ए भी है, 21 ए भी है और 31 ए भी है। तो एक थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन कहा जाएगा। अगर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है तो आपको ये डिफिकल्ट फील होगा। अनुच्छेद
21 राइट आंसर है। 86 अमेंडमेंट किया गया था जिसके तहत कई चीजें की गई थी। एक तो 21A डाला गया था, इसके अंदर कहा गया है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उम्र के बच्चे हैं, स्टेट की ड्यूटी है कि उनको प्राइमरी एजुकेशन देगा, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है? 1 से 8 तक की एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, और अगर प्राइमरी पूछे तो वो 1 से 5 तक की होती है। तो यानी कि 8वीं क्लास तक की एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करेगा, स्टेट की ड्यूटी है, ये फंडामेंटल राइट है। स्टेट इसको अगर नहीं करता है तो उसके फंडामेंटल राइट, सॉरी ड्यूटी नहीं बोल दिया मैंने बीच में, लगता है ये फंडामेंटल राइट है। तो स्टेट को के ऊपर ये बाध्यकारी है, स्टेट को ये करना पड़ेगा, स्टेट के ऊपर केस किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और साथ ही साथ एक चेंज और किया गया था कि 45th जो आर्टिकल था, जो डीपीएसपी के अंदर होता था, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत, जिन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, तो इन के अंदर आर्टिकल 45 में चेंज किया गया। और 45 में एक चीज की गई थी, क्या वो ये किया गया था कि यहाँ पर 6 से 14 का जो प्रावधान था वो हटा के वो यहाँ शिफ्ट कर दिया गया और स्टेट पे फंडामेंटल राइट के रूप में कर दिया गया। और यहाँ पर कहा कि गया कि 0 से 6 के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए, उनके एजुकेशन, उनके खाने पीने के लिए वो स्टेट बाध्यकारी होगी, ठीक है। ये डीपीएसपी है, डीपीएसपी बाध्यकारी नहीं होता, इसके बिहाफ पे कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट में डालने के बाद कोर्ट पे जा सकता है राज्य के खिलाफ, ठीक है। तो हमारा सही आंसर 21A हो गया है, ठीक है। और भी कोई चीज़ आपको पता है तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में कंट्रीब्यूट कीजिए, ताकि हमारी ये क्लास एनरिच हो, ठीक है, एनरिच हो, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी के सभी, उन सभी के साथ आप जुड़ के एनरिच हो। आप कुछ बताएं, कुछ वो बताएं, तो आप सभी का कंसेप्ट बढ़िया हो जाएगा। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्रॉम व्हाट? भारत के संविधान का भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 32, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35, या आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का ही क्वेश्चन पाया जाएगा, ठीक है। बता दीजिए फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से लेकर और कहाँ तक है? चलिए हम बता देते हैं आपको, आपने भी अपना कयास लगा लिया होगा। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये प्रोविजन है, लेकिन मुख्य रूप से हम जो स्टडी करते हैं वो 14 से 32 के बीच में आर्टिकल्स हैं, उसके बाद उसके सफिक्स और प्रीफिक्स है, ठीक है। तो आपको अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं तो इनके अंदर दिए जाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट का सेक्शन यहाँ तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक का एरिया जो है वो फंडामेंटल राइट का पार्ट 3 कहा जाएगा। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ डील करता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 29 किसके साथ डील करता है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप सभी बच्चे अपना आंसर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपकी तैयारी ना आकी जाएगी कि जो आर्टिकल 29 और 23 थोड़ा डीप पूछा है ना, तो आपके लिए थोड़ा सा चीजें ठीक करेगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं 29 और 23। ये सर्टेन राइट टू माइनॉरिटीज देने की कोशिश की जाती है इसके अंदर, ठीक है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाए, ठीक है। अनटचेबिलिटी नहीं होगा, ये तो आर्टिकल 17 हो गया। फोर्स्ड लेबर अगर देखें तो ये फोर्स्ड लेबर आर्टिकल 24 में हो गया, ठीक है। उसके साथ नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं हो सकता। तो हमें आंसर मिल गया है, बी मिल गया आंसर, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से ऑप्शन है। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है, लेकिन आंसर जो है वो आसान है। सॉरी। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द सोसाइटी? निम्नलिखित में से किस समाज के समूह की सहायता के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 पेश किया गया था? तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ऑल द अडल्ट्स हु कुड नॉट गेट फॉर्मल एजुकेशन, सभी वयस्क जो औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त सके, इनके लिए तो प्रौढ़ शिक्षा होती थी, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र होते थे। तो ये तो नहीं है, अडल्ट्स के लिए नहीं है। जिनकी एज निकल गई है, जिन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन होती है जो स्कूल के थ्रू होती है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की तरह होती है, उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो ये तो नहीं है। दोज वो आर इंटरेस्टेड इन टेक्निकल एजुकेशन, ये भी गलत है।
जो तकनीक शिक्षा में रुचि रखते हैं ये भी नहीं होगा। कॉलेज गोइंग टीनेजर ये भी गलत है, क्योंकि कॉलेज गोइंग के लिए नहीं है ये। चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 इनके लिए स्पेशल है ये। ठीक है, किस समाज के समूह के लिए सहायता देता है, ये इसके लिए देता है। हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें कौन सा वाक्य सही है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 359 डज नॉट एक्चुअली सस्पेंड द फंडामेंटल राइट, क्या ये सही है। आर्टिकल 20 and 21 कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। देखिए ये आर्टिकल ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 21 का मतलब है आपको जीवन की स्वतंत्रता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो दो तो काट ही दीजिए। उसके बाद है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 39 डज नॉट एक्चुअली सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स, ये ठीक है, एक्चुअली सस्पेंड नहीं होती, ये पहले वाला ही ठीक होगा इसका। ठीक है, राइट आंसर हमें मिल गया है, दूसरे वाला तो हो नहीं सकता, 21 तो हो नहीं सकता। सिविल राइट्स आर गिवन बाय होम, नागरिक अधिकार व्यक्ति को किसके द्वारा दिए जाते हैं। हम कहाँ के नागरिक हैं, हम किसी देश के नागरिक हैं तो उस देश के नागरिक है, किसी राज्य के नागरिक है तो उसका वे अधिकार तो राज्य ही देगा। ठीक है, कुछ नेचुरल राइट होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक अधिकार होते हैं, जैसे हमें जन्म हुआ है तो प्रकृति ने प्राकृतिक तरीके से जन्म हुआ, तो मृत्यु भी हमें प्राकृतिक तरीके से होनी चाहिए, तो ये हो गया नेचुरल राइट। ठीक है, ह्यूमन राइट, कुछ ह्यूमन राइट डिसाइड किए गए हैं जो कि यूनिवर्सली सब ह्यूमन को मिलने चाहिए, ऐसी इसकी वो की जाती है, एडवोकेसी की जाती है कि ये सभी को मिलने चाहिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी को मिलने चाहिए, तो ह्यूमन राइट हो गए ये। लेकिन अब कुछ राइट है जिनका नाम है सिविल राइट्स, ये किसको मिलते हैं, अब सिविलियन को मिलेंगे। सिविलियन कहाँ के होंगे, नेचर के तो नहीं होंगे, गॉड के सिविलियन भी नहीं है, द पीपल के भी नहीं होंगे, और द स्टेट के ही होंगे, तो हमारा सही आंसर है। तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, आपका आंसर कभी गलत होने की गुंजाइश नहीं रहेगी अगर आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक। द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ, देखिए मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, ईवीएस के मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं और इस तरीके से टॉपिक मिक्स है, कहने का मतलब है। द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ इज हीटेड बाय रेडिएशन विच आर मेनली व्हाट, सूर्य द्वारा, रेडिएटेड बाय द सन, रेडिएटेड बाय री-रेडिएटेड बाय द लैंड, री-रेडिएटेड बाय वाटर, री-रेडिएटेड बाय लैंड एंड वाटर। तो भूमि और पानी द्वारा पुनः विकिरित, ये वाला सही हो जाएगा। सूर्य द्वारा विकिरित जो होते हैं ना, देखिए क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर सूर्य के द्वारा जो भी रेडिएशन आते हैं वो होते हैं शॉर्ट वेवलेंथ के, और शॉर्ट वेवलेंथ के रेडिएशन वो कहीं पे ट्रैप नहीं होते, वो अंदर तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इसकी सरफेस को गर्म करते हैं। सरफेस को गर्म करते हैं तो पानी भी गर्म होता है, और उसके साथ साथ जो लैंड पार्ट है वो भी गर्म होता है। लेकिन क्योंकि अर्थ कम गर्म होती है तो लेस हॉट बॉडी जो होती है ना, ये हाई हॉट बॉडी थी, इससे हमेशा शॉर्ट वेवलेंथ के रेडिएशन निकलेंगे, वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाते हैं, उनको रोक नहीं सकते। लेकिन ये अर्थ इतनी गर्म नहीं हुई तो ये लेस हॉट है, इसकी वजह से यहाँ पे हाई वेवलेंथ वाले रेडिएशन निकलेंगे, ये रेडिएशन बाहर नहीं निकल पाते, इनको ग्रीन हाउस गैसेज रोक लेती है। तो असल में यही रेडिएशन जो लैंड से द्वारा पुनः विकिरित हुए हैं, री रेडिएट किए गए हैं, उसके बाद वाटर से भी री रेडिएट हुए हैं, तो इसका सही आंसर डी हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ देयर वर नो एटमोस्फेयर अराउंड द अर्थ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल बी व्हाट, यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, गो ऑन डिक्रीजिंग, घट जाएगा, इंक्रीज ड्यूरिंग द डे एंड डिक्रीज ड्यूरिंग नाइट, दिन के दौरान वृद्धि होगी, रात के दौरान कमी हो जाएगी, और अनअफेक्टेड, असल में देखिए ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे चारों तरफ वायुमंडल नहीं होगा तो वायुमंडल में जो गैसेज हैं, CO2 है या CH4 है या N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, ये तो नेचुरली है ही, तो ये गैसेज क्या करती हैं, वो ग्रीन हाउस का काम करती है, एटमोस्फेयर को गर्म करती है। तो अगर हमारे धरती के चारों तरफ वायुमंडल नहीं होगा तो टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं होगा, हमारा टेम्परेचर लगभग एनसीईआरटी कहती है इतना एवरेज हो जाएगा, जबकि अभी के टाइम हमारा जो टेम्परेचर एवरेज है वो इतना है, तो हमारा ये अनअफेक्टेड भी गलत ही था। क्या होगा यदि पर्यावरण में मौजूद सभी ऑक्सीजन को ओजोन में बदल दिया जाए। आपने देखा है एलोट्रोप ऑक्सीजन दो हमने पढ़े, एक है O2 और एक O3। ऑक्सीजन हमें दो रूप में मिलती है, O2 और O3। तो ये O3 जो है इसको ओजोन कहते हैं। ओजोन जो नॉर्मली पाई जाती है वो अर्थ के, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, तो ये पहला लेयर होगी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर ज़्यादातर मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पे होती है, बिजली कड़कना, बादल बनना, आंधियाँ चलना, सब यहीं पे होता है। उसके बाद एक लेयर आ जाती है 2 किलोमीटर की, जिसको कहते हैं ट्रोपोपॉज, और उसके ऊपर वो एक लेयर होती है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर नॉर्मली ओजोन मिलती है अच्छी थिकनेस के साथ, और ये ओजोन क्या करती है, जो सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको रोकती है,
ये अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, और ये नीचे आएंगी तो ये वेजिटेशन के लिए, लाइफ के लिए दिक्कत करती हैं, ये हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर जाती है, स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है। इसके अलावा वो वेजिटेशन, ये पेड़ पौधे हैं, उनको भी नुकसान करती है। तो ये ओजोन उसको सोख लेती है। अभी तक तो ओजोन ठीक है, लेकिन अगर सारी ही ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाए तो क्या होगा? देखिए, जब भी ऑक्सीजन किसी जगह पे कम होती है तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर, आपने देखा था कोरोना टाइम में, जब ऑक्सीजन शरीर में कम हो जाती थी तो डेथ होने की कगार पे पहुंच जाती थी, या डेथ हो भी गई बहुत सारे लोगों की। मतलब ऑक्सीजन का तो हमें मिलनी चाहिए। अगर सारी की सारी O3 में बदल गई तो O3 तो हमें, हमारे लिए यूजफुल नहीं है ना, तो पॉइजन हो गया ना ये। ठीक है, वी विल बी प्रोटेक्टेड मोर, ये तो गलत हो गया। इट विल बिकम पॉइजनस एंड किल लिविंग फॉर्म्स, ये ठीक है। ओजोन इज नॉट स्टेबल हैंस इट विल बी टॉक्सिक, ये तो गलती हो गया। स्टेबल भले ही ना हो, लेकिन ये टॉक्सिक होगी, ये कोई कंसेप्ट बना नहीं। इट विल बी हेल्प हार्मफुल सन रेडिएशन टू रीच अर्थ, हेल्प कहाँ किससे करेगी? जितनी ज़्यादा ओजोन होगी उतना ही उसको रोकेगी। तो हमारा सही आंसर इसका बी हो गया है। ठीक है, मुझे लगता है आप सभी को भी क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, द टू फॉर्म ऑक्सीजन फाउंड इन एटमोस्फेयर आर व्हाट? वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन के दो रूप कौन से हैं? वाटर और ओजोन, वाटर और ऑक्सीजन, ओजोन एंड ऑक्सीजन, एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखिए, ओजोन ऑक्सीजन के दो रूप के रूप में ओजोन और ऑक्सीजन, O3 एंड O2 के रूप में ऑक्सीजन हमारे एटमोस्फेयर के अंदर पाई जाती है। हमने बता दिया कि ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, खासतौर से अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन इतने हार्मफुल नहीं होते, बी वाले ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो इनको रोक देती है और हमें कैंसर से बचाती है, इनको अर्थ के सरफेस पे आने से रोक देती है। जी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली क्लासेस के लिए। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें भी समझाई जाती है, कंसेप्ट भी पढ़ाया जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कैसी लगी आपको क्लास, जरूर हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं किसी भी कोर्स के लिए, आप उन बच्चों को कमेंट करके बता सकते हैं, हमारी क्लासेस के बारे में सब चीज़ें बता सकते हैं जो जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको ये पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए। कमेंट करने से, सेक्शन करने से, लाइक करने से हमें भी फायदा मिलता है, हमें ग्रोथ मिलती है। ठीक है, वो आपसे हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करें अगर, तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको फिर एक बेल आइकन भी दबाना होता है। बेल आइकन से आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाती है, कोई क्लास मिस नहीं होती, या एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि क्लास आई है, क्लास नहीं आई है, ये चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है, आप हमारी फीडियाज एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाके डेमो क्लासेज दे सकते हैं। द डे यू आर वेटिंग फॉर इज टुडे। ठीक है, आज ही वो दिन है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जिस जो आपने तैयारी करनी शुरू करनी थी। आज के दिन से करेंगे तो एक दिन आगे रहेंगे, कल से करेंगे तो एक दिन पीछे। तो तैयारी आज से कीजिए, खूब डट के तैयारी कीजिए। ये जीवन जो है ना, आपकी बार बार परीक्षा लेता है। जीवन युद्ध जो है, ये हमेशा आपकी परीक्षा करेगा, आपके सामने आपको एक कंडीशन में डाल देगा। उस कंडीशन में आप सफल होंगे नहीं होंगे आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। तो अपने आप को उस कंडीशन के लिए युद्ध, जीवन के युद्धों को जीतते हुए चलिए। योद्धा बनिए, ठीक है, गुलाम मत बनिए। ठीक है, योद्धा बन के अपने जीवन को, अपने हाथ की बागडोर अपने हाथों में लीजिए। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में रहेगी तो कॉन्फिडेंस रहेगा। सक्सेसफुल हो जाओगे तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो योद्धा बनिए, फाइटर बनिए। आप फाइटर हैं, आपके अंदर एक फाइटर है, उस फाइटर को खिलाने पिलाने की जरूरत है। ठीक है, तो आप सभी अपनी शक्ति पहचान लीजिए। आपके साथ हमेशा हम मौजूद हैं। किसी भी तरह की समस्या आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी। खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।